हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल नंबर्स में स्वागत है। अभी तक हमने अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सीरीज में बात किया है आपसे प्रपोजल के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, इनकी कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, कौन कौन से मोड्स होते हैं और इनका रेवोकेशन कैसे होता है, मोड्स क्या होते हैं रेवोकेशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो है कंसिडरेशन। आज के इस वीडियो में आप जानोगे कंसिडरेशन क्या होता है, कुछ फिलोसफर्स के बारे में जानोगे आप, उन्होंने क्या डिफिनेशन दी है, और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कंसिडरेशन के वैलिड एलिमेंट्स कौन कौन से, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेप्शंस जो कंसिडरेशन से रिलेटेड है। तो आइए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन को सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन किया गया है, और ये जो डिफिनेशन है ये कहती है व्हेन एट डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग और डज और abstain फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और प्रॉमिस टू abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप जान चुके होंगे प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है। अब इसके बाद ये जो डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D में, ये इसको आप जब ध्यान से पढ़ते हो तो आप आराम से इसके अंदर के वैलिड एसेंशियल जो एलिमेंट्स है उसको आप निकाल पाओगे। उन एलिमेंट्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, मगर हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारे ज्यूरिस्ट हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने कंसिडरेशन के बारे में क्या कहा है, इसे कैसे डिफाइन किया गया है। तो जो ब्लैकस्टोन है वो डिफाइन करते हैं कंसिडरेशन को एज अ रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। रिकम्पेंस का मतलब होता है भरपाई करना किसी चीज की। तो जैसे कि कंसिडरेशन, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस किया कोई चीज, उसके बदले में आप जो चीज देते हो, उसके बदले में जो कंपेंसेशन देते हो, जो कंपेंस करते हो उसको, जो उस प्रॉमिस को भरपाई करने के लिए आप बोलते हो या करते हो, जो चीज उसे देते हो, वो कहलाती कंसिडरेशन। तो ये ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन थी। फिर से चेशायर और फितूर कहते हैं कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस। मतलब कि आप जब कुछ प्रॉमिस करते हो किसी दूसरे से, तो उस प्रॉमिस के बदले दूसरा बंदा जो होता है, दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो होती है, वो आपको जो चीज देती है या कुछ प्रॉमिस करती है आपसे, तो वो चीज कहलाता है कंसिडरेशन। इसके बाद कैलकाटा हाई कोर्ट की एक डिफिनेशन है कंसिडरेशन के बारे में। उसमें कहा गया है कंसिडरेशन जो तो प्राइस ऑफ प्रॉमिस होता है, वो क्विड प्रो क्वो होता है। मतलब कि समथिंग फॉर समथिंग होता है, समथिंग ऑफ वैल्यू होता है। जैसे पहले हिस्ट्री में जैसे होता था, बार्टर सिस्टम था उस टाइम। आप उसमें क्या करते थे, आपको कोई कम्युनिटी चाहिए होती थी, तो उसके बदले में आप कुछ देते थे उसे। तो जो चीज आप देते हो वो कहलाती है कंसिडरेशन। एक और एग्जांपल, जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर से आप वो सामान ले लेते हो, उसके बदले में आप उसे पैसे दे देते हो, तो ये जो पैसे देते हो ये कहलाता है कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन आप किस लिए दे रहे हो, क्योंकि उस दुकानदार वाले ने आपको वो कम्युनिटी, वो सामान दिया है। तो ये जो डिफिनेशन है कि कंसिडरेशन जो प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस होता है या समथिंग ऑफ वैल्यू होता है, रिसीव्ड बाय द प्रोमिसी एज इंड्यूसमेंट ऑफ अ प्रॉमिस, ये कैलकाटा हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी फैजलदीन हंदल वर्सेस पंचादास AIR 1957 के केस में। व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। मतलब कि आप जब किसी से कोई चीज बोलते हो तो उसके बदले में आपको कुछ चाहिए होता है। जब आप किसी चीज से कुछ प्रॉमिस करते हो या कुछ काम करते हो, उसके बदले में आपको कुछ चाहिए होता है, तो वही चीज कहलाती कंसिडरेशन। व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न, वो क्विड प्रो क्वो वाली बात होगी कि आपने अगर कुछ किया उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए। If he does not get something which is defined as consideration return, that contract is void। ये जनरल फिलोसफी होगी, जनरल चीज होगी कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होता है, वो एक void एग्रीमेंट होता है। ये जनरल चीज है, मगर आगे आप इसके कुछ एक्सेप्शंस हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं दस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज void। इसीलिए कंसिडरेशन जो होता है वो सिन क्वा नॉन होता है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिन क्वा नॉन मतलब एसेंशियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसके बाद जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो सेक्शन 2D में दी गई है डेफिनेशन, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, और वो आपके एसेंशियल बनेंगी, एलिमेंट्स बनेंगी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहला जो चीज है, वेयर एट द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर। सबसे पहली बात जो आप कंसिडरेशन होना चाहिए वो डिजायर होना चाहिए, डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर से होना चाहिए। सेकंड जो बात है वो है द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो वेयर एट द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर होना चाहिए। सेकंड बात, प्रोमिसी या कोई और पर्सन क्या करता है, हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग या डज और abstain फ्रॉम डूइंग या
promise to do or abstain from doing something. Such act, abstinence or promise is called consideration for a promise. तो इसी से हमारे एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो ये हो गए। अब जब आप थर्ड पॉइंट पढ़ते हो इसमें तीन बातें की गई हैं, हैज डन और abstain from doing, सेकंड डज और abstain from doing, थर्ड promise to do और abstain from doing something। तो ये जो तीन बात है इससे निकल के आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। आप सबसे पहले जब पढ़ते हो हैज डन और abstain from doing, ये पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा है। सेकंड जो बात है डज और abstain from doing, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहा है जिसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोलते हैं। और प्रॉमिस टू डू और abstain from doing something, ये जो है ये फ्यूचर कंसिडरेशन की बात कर रहा है, इसको हम एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहला एलिमेंट डिस्कस करते हैं जो है एट द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो बच्ची है, ये जो गर्ल है, इसके घर पे आग लग जाती है तो ये हेल्प हेल्प चिल्लाती है किसी की हेल्प मांगने के लिए। तो यहाँ पे एक बंदा आता है, ए आता है, इसकी हेल्प करता है इसको फायर बुझाने में। इसके बाद ए इस गर्ल से कंसिडरेशन मांगता है, जिसने इसने जो हेल्प दी, आग बुझाने में जो हेल्प किया इस गर्ल की, उसके बदले वो कुछ पैसे मांगता है। तो अब देखिए, एक तो ये सिचुएशन हो गई, और सेकंड जो सिचुएशन, अगर यही गर्ल यहाँ पे हेल्प ना कर रही होती और जो ए था वो वॉलंटरली आता इस घर की आग बुझाने और फिर मांगता, तो यहाँ पे दो सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन जहाँ पे ए ने इस गर्ल की रिक्वेस्ट पे, इस गर्ल की हेल्प मांगने के बाद हेल्प किया उसकी आग बुझाने में, और सेकंड जहाँ पे ए ने वॉलंटरली हेल्प किया। आप सोचिए यहाँ पे अभी जो हमने बताया कोई दो सिचुएशन, इनमें से कौन से सिचुएशन में उसे कंसिडरेशन मिलेगा, उसे पैसे मिलेंगे? तो जहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की थी, जहाँ पे गर्ल ने हेल्प मांगा था, मतलब कि वो डिजायर था ना उसका, वो चाहती थी कि कोई उसकी हेल्प करे, तो उसके उस डिजायर के बदले ए ने हेल्प किया उसका, तो यहाँ पे उसे कंसिडरेशन मिलेगा। और इसी के जस्ट अपोजिट जहाँ पे उसने वॉलंटरली एक्ट किया था वहां पे उसे नहीं मिलेगा। ये जनरल बातें हम कर रहे हैं अभी, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से रिलेटेड एट द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, इससे केस लॉ है जो है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस। यहाँ पे एक शॉप थी गंज में, एक मार्केट एरिया में एक शॉप थी। तो जो दुर्गा प्रसाद था ये शॉप में कुछ रेनोवेशन मांगता था, ये कुछ शॉप में कुछ दिक्कतें थी, तो उसको रेनोवेट करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए दुर्गा प्रसाद ने अपने पैसे लगाए, अपना लेबर लगाया और उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके बाद जो बलदेव था वो इस दुकान को ले लेता है और अब इसमें वो अपने सामान बेचने लगता है। तो अब यहाँ पे जो दुर्गा प्रसाद है वो कहता है कि ये जो शॉप तुमने ली है, इसको मैंने अपने पैसे लगा के, अपनी लेबर लगा के इसको रेनोवेट किया है, तो इस रेनोवेशन, इसके बदले में तुम जितने भी सामान बेचोगे इस दुकान से, उसके बदले में कुछ जो कमीशन आएगा हर आर्टिकल सोल्ड करने में, वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे बलदेव ने कहा ठीक है, अब जो भी सामान होगा जो हम बेचेंगे वो उस पे जो कमीशन है वो तुम्हें हम दे दिया करेंगे। इसके बाद बलदेव जो है वो मना कर देता है, कह देता है हम नहीं देंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे बलदेव जो प्रोमिसर है और दुर्गा प्रसाद जो है वो प्रोमिसी है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिजायर किसका होना चाहिए? डिजायर प्रोमिसर का होना चाहिए, बलदेव का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो दुर्गा प्रसाद था उसने ये शॉप को जो रेनोवेट किया था वो कलेक्टर के डिजायर पे किया था, कलेक्टर के कहने पे किया था, और बलदेव ने ऐसा नहीं कहा था। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन जो ये दुर्गा प्रसाद मांग रहा है उससे, बलदेव से कमीशन, वो बलदेव यहाँ पे लायबल नहीं होगा देने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं होगा लायबल क्योंकि यहाँ पे जो काम किया गया था रेनोवेशन का दुर्गा प्रसाद द्वारा, वो डिजायर किसका था? डिजायर कलेक्टर का था, ना कि बलदेव द्वारा था। इसीलिए यहाँ पे जो कमीशन मांग रहा है दुर्गा प्रसाद वो उसे नहीं मिलेगी। तो ये हेल्ड किया गया था इस केस में। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है शुड बी डन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब कि जो एक्ट किया गया है, जो एब्सटेंस की जा रही है, वो प्रोमिसी द्वारा होना चाहिए, किसी अदर पर्सन द्वारा होनी चाहिए। इस अदर पर्सन से रिलेटेड एक स्ट्रेंजर का टॉपिक आता है जिसको हम पिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस पॉइंट को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है, एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, इट इज इमटेरियल who has furnished it. It may move by promisee or any other person. इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो है चिन्नैया वर्सेस रमैया ILR 1876 का केस है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी होती है, ये एक गिफ्ट डीड बनाती हैं जिसमें वो अपनी कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी को अपनी डॉटर को जो रमैया है उसे दे देती हैं। मगर उस गिफ्ट डीड में ये शर्त होती है कि हर साल एन्युटी देनी होगी तुम्हें ₹653 की प्लेंटिफ को, चिन्नैया को, जो कि ओल्ड लेडी की सिस्टर होती है। तो इसके बाद जो रमैया थी उसने एग्जीक्यूट कर दिया, एक्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट इन राइटिंग प्रॉमिसिंग टू पे एन्युटी। चिन्नैया को इसने कह दिया ठीक है, इसने प्रॉमिस कर दिया, मगर इसके बाद वो ये नहीं देती है और वो मना कर देती कि हम एन्युटी तुम्हें नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोमिसर कौन है, सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है। रमन्या ने प्रॉमिस किया था कि वो
एनुअल इम्यूनिटी देगी जो चेन्नैया को, जो सिस्टर थी ओल्ड लेडी की। यानी कि ये प्रॉमिसर हो गया, और प्रॉमिस जिसको किया जा रहा है वो प्रॉमिस ही हो गया। अब यहाँ पे रमन्ना जो कंटेंशन था वो ये था, देयर वाज नो कंसिडरेशन। जो ओल्ड लेडी थी, सिस्टर जो थी ओल्ड लेडी की, उनके द्वारा कोई कंसिडरेशन नहीं मिली थी। जो इसने प्रॉमिस किया था उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए थी, जो कि मिलनी चाहिए थी चेन्नैया से, मगर उससे नहीं मिली। तो उसका कहना यही था कि जो कंसिडरेशन चेन्नैया से मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली थी, और शी वाज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दस शी हैड नो राइट टू सू। यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रॉमिसी हिमसेल्फ, चेन्नैया वाज इंटाइटल्ड टू एन्युटी। मतलब कि यहाँ पे अब देखिए, जो स्ट्रेंजर था कॉन्ट्रैक्ट में, जो हुआ था किसके बीच में, ओल्ड लेडी और रमैया के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट में भी चेन्नैया को इंटाइटलमेंट मिली थी, जबकि वो स्ट्रेंजर थी, मगर फिर भी उसे इंटाइटलमेंट मिली थी। यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा था कि ये इमटेरियल है, जो कंसिडरेशन आपको मिल रही है, आपने जो प्रॉमिस किया है वो किससे मिल रही है, प्रॉमिसर द्वारा मिल रही है, किसी और पर्सन द्वारा मिल रही है। आप यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको दो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, एक तो ओल्ड लेडी और रमैया के बीच में हुआ है, और जो दूसरा हुआ है रमैया और चेन्नैया के बीच में हुआ। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें रमैया का कहना ये था कि चेन्नैया तो इसमें स्ट्रेंजर थी, तो इसीलिए उसे नहीं मिलना चाहिए था। मगर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि भले वो स्ट्रेंजर है, मगर इट डज नॉट मैटर कौन आपको कंसिडरेशन दे रहा है, कंसिडरेशन होनी चाहिए, बस इतना इनफ है। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है दैट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब सबसे पहले आप जानो कि पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है। पास्ट कंसिडरेशन जो होता है, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ वॉलंटरली एक्ट डन इन द पास्ट टू हेल्प द पार्टी हु इज मेकिंग द प्रॉमिस टू पे। मतलब कि एक ऐसा कंसिडरेशन, एक ऐसा एक्ट जो आपने पहले कर लिया है, पास्ट में हो चुका है, मगर जो पार्टी जिसके लिए आपने वो एक्ट किया है, वो उस एक्ट होने के बाद सब्सिक्वेंटली आपसे कह रही है कि तुमने मेरे लिए पास्ट में ये एक्ट किया था, ये काम किया था, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ, ये रिवॉर्ड दे रही हूँ। तो ये कहलाता है पास्ट कंसिडरेशन। मतलब कि आपने जो एक्ट किया है वो पास्ट हो चुका है, मगर जो कंसिडरेशन आपको मिल रही है वो उस एक्ट के होने के बाद मिल रही है। पास्ट कंसिडरेशन जो इंडियन लॉ में है वो दो तरीके का हो सकता है, पास्ट वॉलंटरी सर्विस हो सकती है और पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट हो सकती है। पास्ट वॉलंटरी सर्विस जो है, ये बात की गई है सेक्शन 25 क्लॉज 2 में। आपके सामने दो सिचुएशंस दी हुई हैं, वो है सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। मान लिया इफ ए सेव्स बी फ्रॉम ड्राउनिंग एंड बी सब्सिक्वेंटली प्रोमिसेस ए टू पे रिवॉर्ड। और सेकंड जो बात है, इफ बी वाज शाउटिंग फॉर हेल्प एंड ए सेव्स बी फ्रॉम ड्राउनिंग, बी सब्सिक्वेंटली प्रॉमिस टू पे फॉर रिवॉर्ड। ये दो सिचुएशंस जो हैं, इनमें बस एक चीज का फर्क है, वो क्या है, शाउटिंग का। पहले वाले आप सिचुएशन में गौर करोगे तो वहां पे शाउटिंग का जिक्र नहीं किया गया, मतलब कि वो हेल्प नहीं मांग रहा था। दूसरे में शाउटिंग की कहा गया, मतलब कि वो हेल्प चिल्ला रहा था, आपसे हेल्प मांग रहा था वो। तो जो सिचुएशन 1 है वो क्या हो गई, वॉलंटरी सर्विस आप दे रहे थे। तो सिचुएशन 2 है वो है सर्विस एट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे जो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ दोनों अलग अलग बातें करते हैं। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन एट ऑल। वहां पे इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। जो इंग्लिश लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है बस प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन, मगर ये जनरल रूल है। इसका एक एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अगर जो पास्ट एक्ट किया गया वो रिक्वेस्ट में था, उस सिचुएशन में आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आपने अगर प्रॉमिस किया है कि आप पैसे दोगे, फिर सब्सिक्वेंटली आप उससे मुकर नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा। ये हेल्ड किया गया था लैम्पलेग वर्सेस ब्रेथवेट 1616 के केस में। सेकंड जो सिचुएशन जहां पे टाइम बाद डेप्थ आता है, वहां पे पास्ट कंसिडरेशन आप कंसिडरेशन मान सकते हो। थर्ड जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, इंग्लिश लॉ में जनरल रूल क्या है, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, मगर इस जो जनरल रूल का जो एक्सेप्शन है वो 3 एक्सेप्शन है। उसी तरीके से इंडियन जो रूल है, इंडियन लॉ जो है, वहां पे भी कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि सेक्शन 25 में दिए गए हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे जान लो, इंडियन लॉ जो है वो दोनों रिकॉग्नाइज करता है, पास्ट वॉलंटरी सर्विस और पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट। इंडियन लॉ जो है, प्रॉमिस इन केस ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज इन्फोर्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 क्लॉज 2। अंडर इंडियन लॉ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन ऑल आर कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंसिडरेशन। तो ये बात होगी पास्ट कंसिडरेशन की। आप समझ गए होगे ना पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, मतलब कि वो कंसिडरेशन जहां पे आपने कोई एक्ट जो है उसे पहले कर दिया है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो प्रॉमिसर है वो कह रहा है कि ठीक है, जो तुमने मेरे लिए किया था पास्ट में, उसके
बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब देखिए प्रॉमिस कब हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है। एक्ट जो हुआ वो कब हुआ, पास्ट में हुआ। तो ये सिचुएशन होती है पास्ट कंसिडरेशन की। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। अभी हमने पास्ट कंसिडरेशन की बात की, उसमें क्या जाना था आपने, जाना था ये एक्ट जो है वो पास्ट में हुआ है, कंसिडरेशन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है। मगर एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन में क्या होता है, एक्ट जो है वो भी प्रेजेंट में हो रहा है और जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो भी प्रेजेंट में हो रहा है। मतलब कि मीन्स एन एक्ट विच हैज बीन डन इन रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव प्रॉमिस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया आप दुकानदार के पास जाते हो कुछ सामान लेने की, जैसे कि ए यहाँ पे गया है, A purchased goods from shopkeeper worth ₹100. A pay money to the shopkeeper immediately. Here consideration is present. मतलब कि आपने सामान लिया, दूसरे हाथ से आपने उसे पैसे दिए। यहाँ पे प्रेजेंट में दोनों चीज हो रही है, एक्ट भी प्रेजेंट में हो रहा है और कंसिडरेशन भी प्रेजेंट में दिया जा रहा है। मतलब कि एक्ट भी प्रेजेंट में हो रहा है और जो प्रॉमिस किया जा रहा है देने का वो भी प्रेजेंट में हो रहा है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो जहाँ पे when reward और money is promised for finding a lost article। मतलब कि जैसे कि आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में कि फला आदमी की एक गोल्ड रिंग खो गई है या कुछ एक वैल्यूएबल आइटम खो गया है या कोई एक डॉग खो गया है, आप अगर उसको ढूंढते हो तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर, आपने ये पढ़ा, अब आप उस डॉग को ढूंढते हो और ले जाते हो। अब देखिए यहाँ पे आप जब एक हाथ से उस डॉग को दोगे तो जो प्रॉमिसर है जिसने एडवर्टीजमेंट निकाला है वो दूसरे हाथ से आपको पैसे 1000 रुपए दे देगा। दोनों चीज कहाँ हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, मतलब कि फ्यूचर में दोनों चीज होंगी। प्रॉमिस किया जा रहा है वो भी फ्यूचर में होगा, उसके बदले जो प्रॉमिस दिया जा रहा है, जो कंसिडरेशन कहा जा रहा है कि हम ये देंगे आपको, वो भी फ्यूचर में होगा। एक्ट प्रॉमिस टू बी डन एट सम फ्यूचर टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर ए प्रॉमिस टू सेल एंड बी प्रॉमिस टू पे अंटिल गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड टू बी, कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी। मतलब कि जैसे कि मान लिया ए ने कहा कि मैं तुम्हें ये पेन सेल करूंगा, ए और फिर से बी ने कहा ठीक है ये मैं पेन खरीद लूंगा और इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो अब देखिए फ्यूचर में जब वो ए जो है वो पेन देगा, उसके बदले जो बी है वो उससे 100 रुपए देगा। यहाँ पे दोनों बातें हो रही हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होता है। तो जो कंसिडरेशन इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है वो क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। इसके विपरीत इंग्लिश लॉ में क्या है, फ्यूचर और प्रेजेंट कंसिडरेशन। मगर यहाँ पे जो पास्ट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो ये दिए गए हैं, आप समझ गए होंगे अभी तक। अब इसके बाद हम जानते हैं फोर्थ एसेंशियल जो आता है वो बताया गया है एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 25 में। वहां पे ये कहा गया है कि कंसिडरेशन जो नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब कि जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो खाली वो एक एलिमेंट है, वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। आप कितनी कंसिडरेशन दे रहे हो, क्या वो इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट है, इसको आप नहीं जांचोगे। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन आईज ऑफ लॉ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ए एग्रीज टू सेल हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। अब देखिए यहाँ पे 1000 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिल रही है, तो ये तो यहाँ पे इनएडिक्वेसी है ना, यहाँ पे इनएडिक्वेट नहीं है चीजें, मगर तब भी यहाँ पे एक वैलिड कंसिडरेशन, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बस यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो ए का कंसेंट लिया जाएगा वो फ्रीली गिवन होना चाहिए। अगर जो ए द्वारा कंसेंट दिया जा रहा है वो फ्रीली गिवन नहीं है तो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल आता है वो आता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। जो कंसिडरेशन होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए, वो इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए, वो इम्पॉसिबल चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप प्रॉमिस कर, जैसे ए बी से प्रॉमिस कर रहा है अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे उसके बदले में मैं तुम्हें स्टार तोड़ के लाके दूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल चीजें, तो ये नहीं होगी, ये कंसिडरेशन के अंदर नहीं मानी जाएगी। सिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इमोरल, इलीगल नहीं होना चाहिए या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अब आइए हम इन सभी पॉइंट्स को सम अप करते हैं। तो जब आप इन सभी पॉइंट्स को सम अप करते हो तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकल के आती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर। सेकेंड, इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी, सॉरी यहाँ पे और होगा, और एनी अदर पर्सन। आप याद रखिए यहाँ पे एनी अदर पर्सन, स्ट्रेंजर वाला जो कॉन्सेप्ट है, पिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप बस इतनी चीजें जानो। थर्ड जो है कंसिडरेशन जो है दैट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फोर्थ, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। फिफ्थ, इट मस्ट बी रियल। और सिक्स है इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये तो बात हुई कंसिडरेशन की और एसेंशियल एलिमेंट की। जो एक जनरल रूल है वो ये है कि कंसिडरेशन इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है आइए अब हम वो देखते हैं।
तो जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू जनरल रूल जो है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसको बताया गया सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 जो है वो बात कहता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड or is promised to compensate for something done or is a promise to pay time barred debt by limitation law। ये सेक्शन 25 में कहा गया है। सेक्शन 25 क्लॉज 1 जो बात करता है वो ये कहता है एग्रीमेंट अगर कोई है दैट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन between the parties in near relation to each other is enforceable without consideration। मतलब कि अगर कोई एग्रीमेंट है जो कि राइटिंग में और रजिस्टर्ड है और वो नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से हो रहा है बिटवीन दी पार्टीज, तो वहां पे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले वहां पे कंसिडरेशन नहीं है। आइए हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे कि ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन बी ₹1000 और जो ए है इस प्रॉमिस को राइटिंग में लिखता है और रजिस्टर्ड कर देता है, तो यहाँ पे दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने अपने बचपन में बहुत सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि वो कहते हैं आपसे कि अगर इस बार तुमने अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें एक साइकिल ला के दूंगा। अब ये जो चीज है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो फिर उसके बाद अगर आप अपने पेरेंट्स से जो साइकिल क्लेम करते हो तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो लायबल नहीं होंगे आपको साइकिल देने के लिए। मगर यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स ने उसी चीज को राइटिंग में दिया आपको और रजिस्टर्ड किया है, उस कंडीशन में वहां पे उनको वो साइकिल ला के देनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू बस एक चीज कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। जो सेकंड चीज है वो है सेक्शन 25 क्लॉज 2 में बात की गई है प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस डन फॉर द प्रोमिसर इज इन्फोर्सेबल। हमने अभी पीछे बात किया था आपसे पास्ट कंपनसेशन में कि पास्ट कंसिडरेशन में जो कंसिडरेशन होता है वो 3 तरीके का होता है और उसमें भी पास्ट में 2 चीजें थी, पास्ट वॉलंटरी सर्विस और पास्ट सर्विस डन एट रिक्वेस्ट। तो जो पास्ट वॉलंटरी सर्विस है वो कवर की गई सेक्शन 25 क्लॉज 2 में। जैसे कि ए फाइंड्स बी पर्स, इलस्ट्रेशन जो है ए फाइंड बी पर्स गिव इट टू बी, यहाँ पे 7 सॉरी गलत हो गया कुछ, गिव इट टू बी प्रॉमिस, उसके बाद बी जो है वो प्रॉमिस करता है ए से ₹500, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपने कोई सर्विस उसके लिए वॉलंटरली की है, उसके बदले जो बी है, अभी आपने देखा था ना यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन कोई नहीं है, यहाँ पे उस टाइम कंसिडरेशन नहीं है, बी बाद में प्रॉमिस कर रहा है आपसे, तो ये जनरल रूल का एक एक्सेप्शन हो गया ना। जनरल रूल क्या कहता है कि कोई भी जो एग्रीमेंट होता है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अगर कंसिडरेशन नहीं है वहां पे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। मगर वहीं पे ये जो सिचुएशन आती है जहां पे आपने किसी के लिए पास्ट वॉलंटरी सर्विस की है और उस पास्ट वॉलंटरी सर्विस के अगेंस्ट में जो पर्सन है, जो प्रोमिसर है, वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि तुमने मेरे लिए ये किया है, इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसके बाद जो सेक्शन 25 क्लॉज 3 में जो सिचुएशन दी गई वो टाइम बार्ड डेब्ट की बात करता है। वहां पे टाइम बार्ड डेब्ट इफ प्रॉमिस टू पे इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इन इन्फोर्सेबल। तो जो टाइम बार्ड डेब्ट होता है, अगर उस टाइम बार्ड अगर कुछ एग्रीमेंट कुछ अगर है वो टाइम बार्ड हो चुकी, उसके बाद अगर जो प्रोमिसर है आपसे वो राइटिंग में और उस राइटिंग में रजिस्टर्ड करता है उस चीज को कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, भले टाइम बार्ड हो चुकी, भले जो आपने चीज कही थी वो लिमिटेशन पीरियड से बार्ड हो, लिमिटेशन पीरियड उसके ऊपर लग चुका है, फिर भी वो इन्फोर्सेबल कहलाएगा। एग्जाम्पल जो है उसका एक इलस्ट्रेशन जो है वो ये है, मान लिया ए ओज ₹1000 बट डेब्ट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। आप जानो टाइम बार्ड डेब्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि ए जो है बी को उसको ₹1000 देना है, ठीक है, मगर ये अगर 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो जब पूरा हो जाता है और उस लिमिटेशन पीरियड के बीच में ए ने अगर बी से अपने पैसे नहीं मांगे हैं, ए ने अपने बी से अगर पैसे कोई नहीं मांगे हैं, तो यहाँ पे अगर 3 साल पूरा हो चुका है तो उसके बाद आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं रह जाती है, आप उससे पैसे नहीं मांग सकते। मगर उस 3 साल लिमिटेशन पीरियड के कंप्लीट होने के बाद भी अगर ए बी के पास आता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें ₹500 दूंगा जो डेब्ट था मेरे ऊपर उसके बदले, और ये चीज वो राइटिंग में कर देता है और रजिस्टर्ड कर देता है, तो यहाँ पे ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और यहाँ पे फिर ए को बी को वो पैसे देने पड़ेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो उसने ₹1000 लिया है मगर उसने ₹500 दिया हुआ है, तो जो सेक्शन 25 क्लॉज 3 है उसमें यह भी कहा गया जो डेब्ट है वो होली आप दे रहे हो या पार्टली दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन में ये दिया गया था।
अब हमने कॉन्सेप्ट की बात तो कर ली, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में यूपी जुडिशरी में पूछे गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आया था डिफाइन कंसिडरेशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। अब आपने अभी तक वीडियो देख ली तो आप इस क्वेश्चन को आप आंसर आराम से कर पाओगे। इसमें आपको बताना होगा कंसिडरेशन क्या होता है और कौन सी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हो गया, सेक्शन 25 के तीनों जो क्लॉजेज हैं वो। फिर से आया हुआ है क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, इज अ एग्रीमेंट मेड विद कंसिडरेशन वैलिड। अब आप इसका आंसर जानते होगे। थर्ड जो आया है वो आया है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सप्लेन व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। ये भी आप आंसर कर पाओगे। अब जो फोर्थ है वो है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल, डिस्कस। आपको यहाँ पे बताना होगा, डिस्कस करना होगा कि जनरल रूल जो दिया गया है उसमें कहा गया ठीक है कंसिडरेशन जो होगा, अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एग्रीमेंट में, वो वॉइड होगा, मगर ये जनरल रूल है। इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो सेक्शन 25 में दिए गए हैं। इसी 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ये इलुस्ट्रेशन दिया गया था कि आप ये देख के बताइए। आप अगर इसे ध्यान से पढ़ो तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में इसी के बारे में टाइम बार डेप्थ में आपने यही एग्जाम्पल देखा था। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो आप सेक्शंस पढ़ते हो उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, जो इलस्ट्रेशन दिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।